चलो, जैसे पहले क्लास में अपन ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, लेकिन नॉमेनक्लेचर कल की वापस से क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो प्रोडक्टिव हो थोड़ा ना, एंड ऑफ द क्लास मजा है पढ़ने में। तो वो वाला टॉपिक कल सुबह चालू होगा। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट अपन इंटर करते हैं, जिसमें इफेक्ट्स वगैरह, रिएक्शंस कैसी होती हैं वो पढ़ेंगे। डन। तो हेडिंग डालो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल की क्लास में सुबह वाली नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म वहां से कंटिन्यू होगा, उसके आगे का टॉपिक इधर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? सिंपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग पे सब होता है कॉन्सेप्ट पूरा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, उनको पोलराइज करना रहता है। हेलो, आवाज आ रही है? एक बार यस बोल दो, सबको आ रही हो तो। यस सर। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बॉन्ड फिजन। हेडिंग डालो बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलिटिक। व्हाट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है कि जब बॉन्ड ब्रेक हो तो वो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो। जैसे हम एक स्टिक को ले लें, ये मार्कर है, इसको ब्रेक करें तो दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो, तो वो कहलाता है होमोलिटिक। बता ही रहा है, होमो होमो मतलब इक्वल पार्ट में। इक्वल। जब भी कोई भी बॉन्ड इक्वल पार्ट में ब्रेक होता है, उसका मतलब होता है उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो इक्वल हुआ है। जैसे एग्जांपल, CH3 के साथ कोई जेड एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, हम ये वाला बॉन्ड जो है इसको इक्वल ब्रेक करेंगे, इक्वल ब्रेक होगा। तो जब इक्वल ब्रेकिंग होती है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। जेड का जो इसके साथ मिसाइल के साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, और उसका रिप्रेजेंट करने का एक साइन होता है जो एरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। टू एरो में रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल एरो रहते हैं, इसका मतलब इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किस केसेस में होता है? तीन तरह के स्पेशल केसेस हैं पूरी ऑर्गेनिक में जिसमें फ्री रेडिकल क्रिएशन होता है। पहला NBS, यहाँ पे पहला होता है NBS। अगर NBS तुमको दिख गया, NBS क्या होता है? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। दूसरा, 500 डिग्री सेल्सियस पे जनरली इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये तीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी दिख जाए तीन रिएजेंट, इसका मतलब जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है वो इक्वल होनी है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना है। अब क्या देखना है अपन को? ये तीन NBS का वैसे ज्यादा काम नहीं पड़ता, फिर भी स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, इसमें दिमाग में तुम लोग के रहे। NBS का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, एन ब्रोमो इथेना सक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं। एक बार देख लेना, बना लेना, दिमाग में बना रहेगा। तो ये तीन चीजें दिखेंगी, मतलब इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन अपने को कहाँ देखने को मिलता है? दो केसेस में देखने को मिलता है। किसमें? एल्केन्स में हमेशा देखने को मिलता है। एल्केन्स क्या होते हैं? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। जितने भी एल्केन्स होते हैं, अगर उसमें ये तीन चीजें दिखेंगी, मतलब उसमें हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। दूसरा एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं एंटी मार्क रिएक्शन। मार्क रिएक्शन पढ़ी है किसी ने? सुनी होगी। यस सर। स्पेशल केस होता है डबल बॉन्ड का, एल्कीन का। ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अपने को एंटी मार्क रिएक्शन में। अभी आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए लिख देते हैं। एंटी मार्क और एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं। इस केसेस में डबल बॉन्ड भी शो करता है फ्री रेडिकल, नहीं तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हमेशा सिंगल बॉन्ड एल्केन में होता है। सिर्फ एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस कौन सा है? एल्कीन का स्पेशल केस है,
अगर एल्कीन में एंटी मार्क रिएक्शन हो रही है, जो अभी आगे चल के अपन पढ़ेंगे, कुछ एक पर्टिकुलर रिएजेंट्स होते हैं जो एंटी मार्क रिएक्शन शो करते हैं एल्कीन में, तो अगर वैसा हो रहा है तो एल्कीन में देखने को मिलेगा फ्री रेडिकल, वरना हमेशा एल्केन ही शो करता है फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो ये बात याद रखना। ये हो गया होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। अब आते हैं हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह की होती है। कैसे? पहला होता है कि अगर मान लो ये एक हाइड्रोजन CH3 है और यहाँ पे जेड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी सेम एलिमेंट है, यहाँ पे कोई जेड एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अब इसके पास दो बॉन्ड बॉन्ड सर आवाज नहीं आ रही है। अभी आई? हेलो? हेलो? ये सर वॉइस आ रही है। आ रही है? चलो, मेरे इससे स्क्रीन हट गई, पर मैं दिख रहा हूँ ना सबको? हेलो? मैं दिख रहा हूँ सबको? कंटिन्यू करें? हाँ सर कंटिन्यू करिए। ठीक है, अगर कुछ हो तो बता देना। तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक में दो केस अपने को देखना है, जिसमें पहला केस क्या है कि दोनों बॉन्ड बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो जेड अपने पास रख ले। और दूसरा केस अपने को देखना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और जेड के बीच में है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास रख ले। ठीक है? अगर जेड अपने पास दोनों रख लेगा तो जेड क्या हो जाएगा, जेड के पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और कार्बन है ना, निगेटिव चार्ज, और कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको छोटा कर दे जिसमें दिखे बराबर। कार्बन के पास आया पॉजिटिव चार्ज और इसके पास आया निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जेड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा चला गया जो बॉन्ड पेयर में वो शेयर कर रहा था। और कार्बन पास पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्यों? क्योंकि इसके पास कम हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ बना। इस केस में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रख लिए। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे कार्बन इलेक्ट्रॉन क्योंकि रख रहा है जेड से लेके, तो कार्बन के पास निगेटिव चार्ज आएगा। और जेड क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जेड के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। है ना? ब्लू से ही बना देता हूँ। इस केस में जेड इलेक्ट्रोफाइल बना और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बना। पहले केस में कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बना और जेड न्यूक्लियोफाइल बना। ठीक है? कार्बन का जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है उनके स्पेशल नाम होते हैं। C+ को कार्बोकैटायन बोलते हैं, और इसका एक स्पेशल नेम होता है कार्बोनियम। और अनायन, अगर कार्बन निगेटिव चार्ज है तो इसको कार्ब अनायन सिंपल। ये क्या बता रहा हूँ मैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है यहाँ पे जब वो बना था, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, तो इक्वल बॉन्ड टूट रहे थे। यहाँ पे इक्वल नहीं टूट रहे हैं ना, दोनों एंड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं, या तो कार्बन ले रहा है या तो जेड शेयर कर रहा है। वो डिपेंड करेगा किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। इस केस में अपन एज्यूम कर रहे हैं कि जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन अपने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस केस में एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ वो एलिमेंट लगा है जिसकी कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, कोई ऐसा मेटल लगा हुआ है, तो कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जो हो गया। ये मैंने इसलिए बताया स्पेशल केस, कार्बन को कार्बोनियम और कार्बकैटायन बोलते हैं, और इसके जो न्यूक्लियोफाइल रहता है उसको कार्ब अनायन बोलते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, सब या तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे पॉजिटिव वाले, और निगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल होंगे। कार्बन की केस याद रखना है। ठीक है? अब ये यहाँ पे लिख लो ऐसा कि ये है, यहाँ पे कार्बन बना है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कार्बन बना है इलेक्ट्रोफाइल। इतना क्लियर हुआ सबको, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक? यस और नो बताओ जल्दी। हेलो? कोई सुन रहा है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? हेलो?
ये है समझ में सबको? यस सर। ठीक है। क्या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है ना, समझ में नहीं आता कि मैं बोल ही बस जा रहा हूँ, किसी को सुनाई दे रहा है। अब ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड फिशन। इसमें अपन ने देखा कि अगर इक्वल है तो इक्वल बॉन्ड टूट रहा है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, अनइक्वल टूट रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। चलो अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ गया है, तो लगातार इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। एक तरफ डालते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल, जिसको ई प्लस से अपन डोनेट कर रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी राइटिंग एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे डालते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसको एन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर से। अब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव साइन है, मतलब पॉजिटिव साइन कब आता है? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा है इसके पास, तो क्या ये कौन सी लविंग स्पीसीज होगा? ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होगा। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज क्यों? क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा इसका ज्यादा। अब ये अटैक किसको करेगा? अटैक न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल अटैक न्यूक्लियोफाइल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। ये बात हो रही है ड्यूरिंग रिएक्शन की। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचानेंगे कैसे? सिंपल सा, अगर पॉजिटिव साइन दिख गया तो इलेक्ट्रोफाइल, नहीं दिखा तो मतलब पॉजिटिव साइन इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियस में निगेटिव साइन दिख गया तो न्यूक्लियोफाइल। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सेम एज यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है इसलिए न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं ना, तो वैसे रिलेट करना। न्यूक्लियोफाइल की जब बात आती है तो यहाँ पे अपन ने बात की न्यूक्लियोफाइल या तो निगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब ये दोनों केस तो सिंपल हो गया, जिसमें पॉजिटिव साइन दिखेगा इलेक्ट्रोफाइल, निगेटिव दिखा तो न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल कैसे पहचानेंगे? उसका एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट है कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम जो होगा उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल, और सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग 8 इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर। मैं एग्जांपल देता हूं। इसके एग्जांपल सिंपल, जो जैसे तुमने पढ़ा है कि ग्रुप 13 जितना होता है ना? ब्रोमीन हो गया, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो AlCl3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ना, BCl3, BF3, ZnCl2। मेटल्स का होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटल्स में ज्यादा होती है, स्पेशली डी ब्लॉक के जो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। ये हो गया। अब तो सिंपल तुम कुछ भी कर सकते हो, FeCl3 बन सकता है। स्पेशल केस कौन सा याद रखना है? SO3 का। SO3 तुम बोलोगे कि स्ट्रक्चर तो ये होता है SO3 का। यहाँ पे तो लग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन कंडीशन इलेक्ट्रोफाइल की। तो पता कैसे चलेगा ये कैसे SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, जब ड्यूरिंग रिएक्शंस होता क्या है कि SO3 का जो लोन पेयर होता है, डबल बॉन्ड,
ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर ड्यूरिंग रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। ये रिएक्शंस की बात है और इसमें निगेटिव साइन आ जाता है, जिसके वजह से पॉजिटिव इसके सराउंडिंग में आ जाता है और ड्यूरिंग रिएक्शन SO3 एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सेम केस सेम कॉन्सेप्ट CO2 का भी है। तो ये ऐसे CO2 और SO3 स्पेशल केसेस हैं, याद रखना। इसमें लगेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एक्चुअली में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है ड्यूरिंग रिएक्शंस, ठीक है ना, इसको याद रखना। और बाकी कॉन्सेप्ट ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन लिविंग। अब देखो ये तो कॉमन सी बात है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, तो ल्यूइस एसिड होगा। ल्यूइस एसिड ही तो होते हैं ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज ल्यूइस एसिड, और न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो लुईस बेस की तरह, लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर के एग्जांपल कुछ भी बना लो, जैसे NH3 का N का एक लोन पेयर और इसके 3 बॉन्ड। कैसे? ऐसे देख लो, एक दो तीन चार पाँच छह इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंक्लूडिंग लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन। बताया ना, 8 इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग लोन पेयर, यहाँ पे इंक्लूडिंग आना चाहिए, प्लस नहीं। एट इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा कॉन्सेप्ट। और इसके तुम कुछ भी बना सकते हो, RnH2, R2NH, R3N, पानी हो गया, H2O, ईथर हो गया, कुछ भी, सब में देख लो तुमको 8 इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग लोन पेयर दिखेगा। और अपोजिट चार्ज को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव वाला न्यूक्लियोफाइल है तो ड्यूरिंग रिएक्शन वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, ड्यूरिंग रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्लियर हुआ सबका? लिखना है किसी को कि मिटा दूं? मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप लिख लिया हुआ सबने। मैं दिख हटता हूँ क्या? स्पीड जैसी लग रही तो बता देना, धीमा तेज जैसा भी करना, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं। अब रिएक्शंस कैसे होती हैं। रिएक्शंस सिंपल होता है, सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है रिएजेंट से, वो बनाता है इंटरमीडिएट। डायरेक्ट रिएक्शन कभी नहीं होती ऑर्गेनिक में। और ये इंटरमीडिएट आखिरी में बनाता है प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट जो भी बनते हैं। ये होती है सिंपल रिएक्शन की स्टेप। इंटरमीडिएट कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट्स पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन जनरल 90% 3 तरह के होते हैं। या तो कार्बोकैटायन होता है, कार्ब अनायन होता है, कार्बोनियम, कार्बोकैटायन, कार्ब अनायन, या फ्री रेडिकल। इसको निगेटिव साइन से कर सकते हैं, फ्री रेडिकल। 3 तरह के मेजर देखने को मिलते हैं। कुछ आगे चल के रिएक्शन देखोगे वहां नाइट्रीन दिखेगा, कार्बीन दिखेगा, लेकिन वो अपन रिएक्शन के साथ कवर कर लेंगे। इन जनरल इंटरमीडिएट 3 तरह के होते हैं। सबस्ट्रेट रिएजेंट से रिएक्ट करता है, जब जाके प्रोडक्ट बनता है। सबस्ट्रेट 2 पार्ट में टूटता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल 2 पार्ट में, पोलैरिटी आती है उसमें, सेम रिएजेंट टूटता है। जब दोनों जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट कैसे ब्रेक होते हैं और रिएजेंट्स कैसे ब्रेक होते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। इतना लिख लो, लिख लिया होगा। सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ सबस्ट्रेट देख लेते हैं, मैं हेडिंग डालता हूँ। ब्रेकिंग ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट रिएक्शन के टाइम कैसे टूटता है। पहला सिंपल केस देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है कि जो एल्कीन होता है इसका डबल बॉन्ड
बॉन्ड पेयर से अपने कार्बन के बगल में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आता है एक में, और जिससे गया है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल विद इन द सबस्ट्रेट क्रिएट होते हैं, मतलब दो अपोजिट चार्ज इन सबस्ट्रेट क्रिएट होते हैं, जिससे जो रिएजेंट्स होगा, जो रिएजेंट्स अभी अपन ब्रेक करना देखेंगे, वो इस पर अट्रैक्ट करेंगे। रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव होता है, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। ये हो गई इसकी ब्रेकिंग फर्स्ट। अब एल्डिहाइड की कैसे ब्रेकिंग होती है ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन जो ये वाला डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है, ऑब्वियस है। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्रिएट हो गया, दो डिफरेंट चार्जेस सबस्ट्रेट पे क्रिएट हो गए। अब रिएक्शंस में डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। सेम एज देखने को मिलता है कीटोन में। ये हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ब्रेकिंग, ये कीटोन की ब्रेकिंग। सेम इधर भी होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ। क्यों निगेटिव चार्ज आ रहा है? क्योंकि बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच ले रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, जिससे गया नुकसान जिसके पास हुआ है उसका पॉजिटिव चार्ज। और एक देख लेते हैं, साइनाइड का देख लेते हैं। चलो, इनमें कैसे ब्रेकिंग होती है? सिंपल, नाइट्रोजन ज्यादा निगेटिव है, नाइट्रोजन खींच लेगा अपनी तरफ एक बॉन्ड, तो इसके पास निगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। ये हो गया साइनाइड की ब्रेकिंग। अब ये तो हो गई इक्वल वाली बात, ये सिमेट्री हो गई। अब जैसे मैंने बताया था ना, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक क्या होता है, वो अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं क्या होता है, वो भी ब्रेकिंग पे डिपेंड करता है। चल रही है ना वीडियो? अभी तक अपन देख रहे थे सिमेट्री। ये जो पहला केस अपन ने देखा था यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, या एल्कीन होगा, या एल्काइन होगा। सिंपल होगा कि बॉन्ड शिफ्ट होंगे, बॉन्ड शिफ्ट हुए यहाँ पे, जिसके पास शिफ्ट हुए निगेटिव, जिसके पास से गया पॉजिटिव, जिसके पास शिफ्ट हुए निगेटिव, जिसके पास से गया पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे अपने को सिमेट्री दिख रही है, दो दो है आसानी से तोड़ दे रहे हैं। व्हाट इफ अगर CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, अब क्या करेंगे? अभी तक तो पता है कि एक को प्लस में तोड़ देना, एक को निगेटिव में तोड़ देना। अब यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे? इधर शिफ्ट होंगे कि इधर शिफ्ट होंगे? यहाँ पे आता है डिग्री पे डिपेंड करता है। जिसकी डिग्री परसेंटेज ज्यादा होती है, डिग्री परसेंटेज जिस कार्बन की ज्यादा होती है, वो उसको मिलता है पॉजिटिव चार्ज। जिसकी डिग्री परसेंटेज कम होती है जिस कार्बन की, उसको मिलता है निगेटिव चार्ज। आ जाओ, इस कार्बन के पास कितनी डिग्री है? अभी मैं फर्स्ट क्लास में बताया था ना, दो तरफ से है, मतलब 2 डिग्री। इसके पास सिंगल 1 डिग्री। तो पॉजिटिव चार्ज किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। निगेटिव चार्ज किस कार्बन को मिलेगा? फर्स्ट वाले को मिलेगा। सॉरी, निगेटिव चार्ज। ये जो सिंपल चार्ज ब्रेकिंग हुई ना डिग्री के बेस पे, इसको बोलते हैं अपन मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन। जो अभी इसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन, मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन। अभी जो अपन ने देखा था कि जब अपन फर्स्ट केस में पढ़ रहे थे, कौन सा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है, वहां आया था ना एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन। तो मार्कोनिक के उल्टा हो जाता है, जब अपन 2 डिग्री को निगेटिव देते हैं और 1 डिग्री को पॉजिटिव देने लगते हैं कम वाले को, तो उल्टे को एंटी मार्क बोलते हैं, जो फ्री रेडिकल में देखने को मिलता है, जो मैंने अभी बताया था। तो ये हो गया सिंपल केसेस। अब ये हो गए ब्रेकिंग सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट की ब्रेकिंग देख ली, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। अब देखते हैं सबस्ट्रेट के, तो अपन ने देख लिया ये सब केसेस। अब देख लेते हैं रिएजेंट की भी ब्रेकिंग। दोनों की ब्रेकिंग हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट की देख लिया, और रिएजेंट की देख लेते हैं। रिएजेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, 2-3 अच्छे केसेस हैं, वो फंस जाते हैं अगर पता नहीं हो तो।
इसको भी देख लेते हैं। ब्रेकिंग ऑफ सबस्ट्रेट रिएजेंट। रिएजेंट के मल्टीपल रोल होते हैं, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी अपन सिंपल ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं। रिएजेंट, मैं एक तरफ लिखता हूँ रिएजेंट, यहाँ पे लिखता हूँ रिएजेंट, यहाँ पे दिखता हूँ इलेक्ट्रोफाइल में ब्रेकिंग पॉजिटिव में, यहाँ न्यूक्लियोफाइल में ब्रेकिंग। ठीक है, चलो पहला HX। मेरे को बताओ HX में इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X इज इक्वल टू क्या है? हेलाइड्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो बताओ H इलेक्ट्रोफाइल में टूटेगा कि न्यूक्लियोफाइल में टूटेगा? कोई आंसर देगा मेरे को? आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार यस नो कर दो कोई। आ रही है सर आवाज। ठीक हो गया, चलो मैं ही बताता हूँ, मैं करते जाता हूँ। न्यूक्लियोफाइल। हाँ, H और X में कोई आंसर देगा मेरे को कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? H न्यूक्लियोफाइल बनेगा सर। हाइड्रोजन जो बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। हेलोजन जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होंगे, माइनस बनेगा। सेम एज RX। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल क्या होता है? मिथाइल अभी नोमेनक्लेचर में पढ़ा था ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जितने भी आर ग्रुप होते हैं इसमें, तो आर हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कार्बन से बना हुआ रहता है। एक्स हेलोजन निगेटिव। एक्स सबको पता है ना, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब तीसरा केस आ जाओ, बहुत अच्छा केस है जो आगे भी फंसेगा। RMgX को क्या बोलते हैं? पढ़ा है किसी ने? RMgX क्या कहलाता है? RMgX कहलाता है, हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मेरे को बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैसे ब्रेकिंग होगी? इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? देखते हैं कौन आंसर देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। RMgX में इलेक्ट्रोफाइल कौन बने? चलो मैं आंसर देता हूँ, फिर देखते हैं। पहली थिंकिंग क्या जाती है? सिंपल, R पॉजिटिव बन जाएगा और MgX निगेटिव बन जाएगा। पर क्या ये सही है? गलत है। क्यों गलत है? ऐसा कभी नहीं होगा। क्रॉस बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स कार्बन के होते हैं और ये मेटल्स होते हैं। Mg क्या है? मेटल है, मैग्नीशियम। मेटल की इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कार्बन से ज्यादा होती है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए देखेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमेशा मेटल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इसीलिए RMgX का अच्छा केस रहता है, जब रिएक्शन करोगे तो R को हमेशा तोड़ोगे किसमें? निगेटिव में, और MgX को पॉजिटिव में। अच्छा केस है, याद रखना। इसके बाद एक स्पेशल केस आता है HOCl। ठीक है, अच्छा केस है। ये सब मैं अच्छे केसेस बता रहा हूँ, सब रिएक्शंस क्या है मैंने सबको एक साथ कर दिया। ये बीच बीच में तुम लोग को देखने को मिलेगी जब रिएक्शंस पढ़ोगे, नेमिंग रिएक्शन खासकर, तो इंटरमीडिएट जो बनते हैं उसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक साथ लिख लोगे ना तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इसलिए एक साथ यहाँ पे ब्रेकिंग समझ लेते हैं। HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड में कैसे ब्रेकिंग होगी? ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा, अगर ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने की वजह से OH माइनस में ब्रेक होगा और Cl प्लस में ब्रेक होगा। दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन भी क्लोरीन भी। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? ऑक्सीजन क्लोरीन में ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन निगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। दूसरा केस आ जाओ। नेक्स्ट केस आता है NOCl। ब्लैक पेन से लिखता आता हूँ।
BHOCl पढ़ा, NOCl। NOCl को बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसको टिंडन रिएजेंट भी बोलते हैं, TIDN, टिंडन रिएजेंट, टिंडन रिएजेंट AN। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज्यादा थी, वो टूट गया। एन नाइट्रोजन और क्लोरीन किसके इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है? NO और Cl में ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और नाइट्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बताओ? क्लोरीन की ज्यादा ना। क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल में टूटेगा और NO इलेक्ट्रोफाइल में टूटेगा। केसेस ये सब अच्छे से याद रखना। इसको देख लो, इधर सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसलिए ऑक्सीजन की नहीं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल, और नाइट्रोजन जो NO है वो अपना इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होगा। तीसरा एक अच्छा केस यहाँ पे देखना, अभी सब स्पेशल केसेस हैं। NH2Cl2, इसको बोलते हैं कि हमेशा रिएक्शन में ब्रेक होता है NH3 प्लस Cl माइनस। Cl2 का भी ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Cl2 अगर Cl2 के फॉर्म में ब्रेक होगा तो वो पोलैरिटी नहीं रहेगी ना, नॉन पोलर रहेगा, डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा, तो कुछ रिएक्शन ही शो नहीं करेगा। इसलिए NH2Cl2 जब रिएक्शन में इंटर करता है तो NH3 प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करता है। इतना तुम लोग ने लिख लिया होगा, मैं दोबारा से इतना लिख लिया है, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? या लिख लो लिखना हो तो। अभी और 4-5 रिएजेंट और हैं जिनके केसेस देखने हैं। मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट केस देखते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, अभी अपने को इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म करना है। इंडक्टिव इफेक्ट तो करने की कोशिश करते हैं। चलो, एक होता है CN का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये होता है CN प्लस में और CN माइनस में ब्रेक होता है। हाँ बोलो। NH2Cl2 में Cl2 तो दो थे, तो एक ही Cl नेगेटिव हुआ। कहाँ पे क्या बोलना? आवाज आवाज नहीं आ रही तुम्हें? NH2Cl2 की बात कर रही तू? हाँ सर। हाँ मैं बताता हूँ। चलो NH2Cl2 से इसको बोलते हैं क्लोरामाइन। क्लोरामाइन रिएक्शन के टाइम स्टेबल बनने के लिए, NH2 प्लस स्टेबल नहीं होता है, NH3 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में अटैक करने के लिए। तो हमेशा NH2 प्लस में कभी भी देखोगे ब्रेकिंग नहीं होती, इसको याद करना पड़ेगा। स्पेशल केस है, NH3 प्लस में ब्रेक होता है और Cl माइनस में ब्रेक होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ अलग से। क्लोरीन निगेटिव में टूटेगा और NH2 प्लस में नहीं टूटेगा, NH3 प्लस में टूटेगा। सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल है, अगर पानी के अंदर रिएक्शन हो रही तो H प्लस हाइड्रोजन उसका किसका ले लेगा? वाटर का ले लेगा। या जिस भी उसमें रिएक्शन हो रही है, सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है, कहीं से हाइड्रोजन ले लेगा और NH3 प्लस में ब्रेक होगा। ये बोलते हैं क्लोरामाइन। एक इसी का केस होता है हाइड्रोक्सिलामाइन, ये क्लोरामाइन है। एक होता है केस, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, NH2OH। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहता, OH माइनस में ब्रेक होता है और NH2 प्लस NH3 प्लस में। NH2 में कभी नहीं होगा, NH3 में होगा, ये ध्यान रखना। ये कौन है? क्लोरामाइन, ये हाइड्रोक्सिलामाइन। और जैसे CN का अगर होल ट्वाइस है, जो मैं अभी पढ़ा रहा था, तो सिंपल है, CN एक प्लस में टूटेगा, एक CN माइनस में टूटेगा। अगर CnCl है तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा, तो क्लोरीन माइनस CN पॉजिटिव में टूटेगा, है ना? ये हो गया। और जैसे ईथर है, ROR,
चलो पूरे अपन एसिड के केस अलग से देख लेते हैं। दो केस यहाँ पे देखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का केस। ये बहुत सारे रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। ये दोनों जब भी दिखे ना, OH माइनस पहले निकाल दो। OH माइनस मैंने इससे भी निकाल दिया, OH माइनस मैंने इससे भी निकाल दिया। H2SO4 में OH निकालने के बाद कौन सा एसिड बनेगा? SO3H सल्फोनिक एसिड। देख लो, OH निकल गया, एक बचा क्या? एक H बचा, और H तो वही था, एक 3 ऑक्सीजन बचे, तो SO3H सल्फोनिक एसिड बन गया। सेम वहां से OH निकल गया, तो क्या बचा? NO2 एसिड होता है, सबने पढ़ा है। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का ब्रेकिंग। अब एक ब्रेकिंग और देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं, क्या लिखना है तुम लोगों को। आई होप लिख लिया होगा, ठीक है, नहीं तो मना कर देना, मैं इरेज कर। बस एक ब्रेकिंग और देख लो जल्दी, सबका सब यही कवर हुआ है तो वो भी हो जाए। जितने भी एसिड्स होते हैं ना, कौन कौन से एसिड होते हैं जल्दी से मेरे को कोई बता दो। एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं? 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं, कोई मेरे को बताएगा जब तक मैं लिख रहा हूँ। चार एसिड डेरिवेटिव हमेशा पाए जाते हैं। एसिड 4 फॉर्म में अवेलेबल रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 4 उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला जो होता है इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड। क्यों हेलाइड? क्योंकि इसके साथ हेलाइड जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से कर देता हूँ, मैं सबके नाम लिख देता हूँ, जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो देख लो। ये अमाइड जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया एसिड अमाइड। ये हो गया ईस्टर। देखो, ईस्टर और ईथर में कंफ्यूज मत हुआ करना। ROR जो रहता है वो ईथर होता है, और जब बीच में एक ऑक्सीजन और आ जाता है तो वो ईस्टर होता है। रोर ईथर ऐसा करके याद कर लो। और एसिड अमाइड में क्या होगा? ये एसिड अमाइड हो गया, हेलाइड हो गया, ईस्टर हो गया, ये एसिड एनहाइड्राइड। एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होते हैं। अब ब्रेकिंग देखते हैं कैसे टूटेगा। सिंपल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव की तरफ। ये बॉन्ड जैसे अभी अपन ने वहां पे पढ़ा था ना, ये दोनों बॉन्ड पेयर जो है निगेटिव सी खींच लेगा, जिसके वजह से होगा क्या? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और Cl निगेटिव में कन्वर्ट होगा। सेम यहाँ एमाइड, R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव NH2 माइनस। यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा। यहाँ पे दोनों साइड से किधर भी कर दो, या तो यहाँ पे ब्रेकिंग होगी या तो इस साइड से होगी। दोनों इक्वल है तो किसी साइड से तोड़ सकते हो। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी कार्बन के साइड से, तो दोनों इक्वल है तो कहीं से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम चीज, मतलब कहने का ये है, फॉर्म रहते हैं, देख रहे हो यहाँ पे। बाकी बचा हुआ O C डबल बॉन्ड O R, जितने भी एसिड डेरिवेटिव फॉर्म्स रहते हैं उनका ये इलेक्ट्रोफाइल सेम बनता है। राइट लेफ्ट साइड के जितने भी रहते हैं बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, एसिड डेरिवेटिव के इलेक्ट्रोफाइल से बनते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो रेस्ट रहते हैं वैसे बनते हैं। ये हो गई ब्रेकिंग। सबस्ट्रेट कि अपन ने देख ली सबस्ट्रेट में कैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, या दो पोलैरिटी क्रिएट होती है, और रिएजेंट्स में कैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं दोनों के प्रोडक्ट के, फिर अपन जल्दी से इफेक्ट्स में चलते हैं। ये आई होप लिख लिया होगा, किसी ने नहीं लिखा हो तो मना कर देना, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी खत्म करना है अपने को। ये सब जरूरी है इसलिए करा रहा हूँ, क्योंकि आगे रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो इजी पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा तुमको, जब तक याद हो जाएगा। एक दो बार रिवाइज करोगे तो उस समय दिमाग में प्रेशर नहीं होगा। अब जैसे जल्दी से ये क्वेश्चन कर दो मेरा।
मैं सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट मिक्स कर रहा हूँ जिससे प्रोडक्ट बनेगा, तो मेरे को बताओ कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने अभी सबस्ट्रेट पढ़ा है, दोनों की ब्रेकिंग मैंने बता दी। मेरे को बताओ कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, बताओ जब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो एल्डिहाइड सवाल कर लो। रिएक्शंस पढ़ेंगे अच्छे से, अभी फिलहाल जितना मैंने बताया है उसके बेस पे सॉल्व हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ब्रेकिंग मैंने कैसे बताई थी, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, इसको मिलेगा पॉजिटिव, इसको मिलेगा निगेटिव। ठीक है, HBr कैसे मैंने बताया था, ऐसे बीच में क्रॉस कर दिया करो। H क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में जाएगा, और ब्रोमीन क्या है, हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव में जाएगा। बस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर कर दो, अट्रैक्ट, पॉजिटिव को निगेटिव में जोड़ दो, निगेटिव को पॉजिटिव में जोड़ दो, CH3। चलो ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन। कार्बन के पास कौन आएगा, ब्रोमीन, और हाइड्रोजन रहेगा, चारों वैलेंसी पूरी। ये हो गया प्रोडक्ट। नेमिंग मैंने बताई थी, कर लेना। नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 ब्रोमो 1 ऑल इथाइल, इथेन 1 ब्रोमो ऑल, इथेन 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, और OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल को OL लगाते हैं। नेमिंग फिर कल कंटिन्यू करेंगे। अब सेम चीज यहाँ पे भी होगी। ये क्या है, कीटोन है, दोनों साइड जब R ग्रुप होता है उसको कीटोन बोलते हैं। लोन पे शिफ्ट होगा यहाँ माइनस पॉजिटिव, जल्दी जल्दी। RMgx को मैंने बताया था, निगेटिव पॉजिटिव मत कर देना, मेटल जुड़ा हुआ है, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो मेटल हमेशा पॉजिटिव में ब्रेक होगा और R निगेटिव में होगा। जल्दी से अट्रैक्ट कर दो दोनों को। CH3CO, O निगेटिव है, निगेटिव साथ पॉजिटिव जाएगा, OMgx बनेगा, और पॉजिटिव के साथ निगेटिव आएगा, यहाँ पे R जुड़ जाएगा। H यहाँ पे आगे चल के पढ़ोगे, इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं मिनरल H+ के थ्रू, ये OH अल्कोहल बन जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी कर देना। ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे CH3 है, क्योंकि ये अपन ने कीटोन बनाया था। R, आई होप ये सब तुमको रिएक्शन, सबस्ट्रेट ब्रेकिंग और रिएजेंट ब्रेकिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं इफेक्ट्स। जिसको नहीं समझ में आया बता देना, दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये क्लास खत्म होने से पहले कुछ सीख के जाओ, इसीलिए जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट क्लास तो ऐसी ही थी। चलो अब इफेक्ट्स पे आते हैं। इफेक्ट दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में, परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं, एक टेम्परेरी इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स का पहला परमानेंट इफेक्ट्स, परमानेंट इफेक्ट्स वो होते हैं जिनमें दूसरे रिएजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। विद इन द मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड होगा, उसके पास ऐसा कोई एलिमेंट लगा होगा जिसको रिएजेंट, जैसे अपन बोले ना सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, रिएजेंट की जरूरत पड़ती है सबस्ट्रेट्स में कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या पोलैरिटी लाने के लिए। पर परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट्स होते हैं जिसमें कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है। ऐसा ग्रुप हो सकता है जो खुद के अंदर ही पोलैरिटी क्रिएट कर देता है, उसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, और ये हमेशा शो होता है।
कंटिन्यू रहता है, इसलिए परमानेंट है। क्या कोई रिएजेंट्स के थ्रू होता तो रिएजेंट हटा देते, इसे खत्म हो जाता, और क्योंकि रिएजेंट्स लगाए ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्ट परमानेंट रहेगा, हमेशा होते ही रहेगा, क्यों विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है। समझना, पहला उसका होता है ए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए सिंपल सा अपन एक कंपाउंड लेते हैं, कोई मेरे को बताएगा पोलर है कि नॉन पोलर है, जल्दी से आंसर कर दो। ये वाला कंपाउंड इथेन पोलर है कि नॉन पोलर, इसमें पोलैरिटी है कि नहीं है, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है? पोलैरिटी मतलब कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है मतलब कंपाउंड पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीन कंपाउंड की, जैसे कार्बन कार्बन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कंपाउंड है। म्यू इसका 0 होगा। डाइपोल मोमेंट 0 होगा, क्यों होगा? क्योंकि डाइपोल मोमेंट वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है दो मॉलिक्यूल के बीच। जब इसके बीच कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0। अब अपन अगर इस कंपाउंड में कोई ऐसा एलिमेंट लगा दे, ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी लाए, ये है निगेटिव, तो इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। अब क्या करेगा, ये बगल वाले के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन खींचते, बगल वाले के इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। तो जो पहला कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पहला वाला बोलेगा दूसरे वाले से मेरी हेल्प करो, है ना। दूसरा कोई लड़ने आया, बगल वाला खींच रहा है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, उसके पास कमी हो रही है, तो ये अपने बगल वाले से बोलेगा कि हेल्प करो, तो भाई ये भी थोड़ा हेल्प करने लगेगा। तो एक के थ्रू हुई क्या कि इस पूरी चैन में पोलैरिटी आ गई। यही जो इफेक्ट इंड्यूस हुआ ना, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर दिया हमने, उसने पोलैरिटी ला दी। पार्शियली चार्ज है ये, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब थोड़ा देर के लिए रहेंगे। पोलैरिटी आ गई, अब म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब अब होता क्या है, अपन दो तरह से इसमें देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे समझना, क्योंकि पूरा एसिडिक बेसिक कैरेक्टर इसी से निकलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह सब इस चीज से निकलते हैं। अब दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है कि हमने कोई कार्बन की चैन में ऐसा एलिमेंट लगाया, ग्रुप लगाया, यहाँ का जी ऐसा ग्रुप है जो इस चैन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये ऐसा ग्रुप है जो इनसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। एरो पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इनको दे रहा है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे उनको बोलते हैं प्लस आई, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन चैन से, अपने जो भी उनकी पेरेंट चैन है उससे खींचते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब अगर ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, अगर मैं पूछूं सेम यहाँ पे कि कार्बन 1 2 3 में मेरे को ऑर्डर बताओ किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो C1 C2 C3 C4 में चार्ज डेंसिटी का अगर ऑर्डर लगाएं, पहले नंबर पे कार्बन पड़ रहा है तो जो भी इलेक्ट्रॉन ये देगा अपने कार्बन को सबसे ज्यादा ले पाएगा, पीछे वाले कम कम ले पाएंगे।
ना जो लाइन में आगे खड़ा होगा उसको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, वो ज्यादा कुछ ले सकता है खत्म होने से पहले। उसके पीछे रो वाले कम कम लेंगे, कुछ अगर लिमिटेड चीज है तो। इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा मिलेगा, बगल में है, पीछे वाले को उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो चार्ज डेंसिटी कार्बन 1 पे ज्यादा होगी। सेम यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी देखें, C1, C2, C3, C4 में चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर लगाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो सामने है पहले नंबर पे है उससे ज्यादा लेगा ना, क्यों, डायरेक्ट कनेक्ट है। फिर दूसरे नंबर को कम देना पड़ेगा, हेल्प करेगा, सब मिलकर उसकी हेल्प करेंगे, तो इन सबको कम कम देना पड़ेगा पीछे वाले को, जो जितना ग्रुप के पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो चार्ज डेंसिटी इधर भी C1 कार्बन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पीछे वाले कार्बन। तो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा अपने ग्रुप में, वो प्लस आई कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ग्रुप से, वो माइनस आई कहलाता है। दो तरह के ग्रुप्स हो गए, है ना। अब पता कैसे चलेगा कौन सा प्लस आई है कौन सा माइनस आई है? इसके लिए अभी हम याद कर लेते हैं कि प्लस आई ग्रुप्स कैसे होते हैं, माइनस आई ग्रुप्स कौन से होते हैं। बस एक चीज हमें से याद रखना, प्लस आई आया तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा। माइनस आई ग्रुप आया दिमाग में तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आ गया तुमको तो बहुत कुछ तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं माइनस आई ग्रुप्स कैसे पता चलेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में तुमने देखा होगा, मैंने ट्रिक बता रहा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक लिस्ट है माइनस आई की, उसी सीक्वेंस में याद करना है, क्वेश्चन उसी के बीच से आते हैं। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैं भी याद करने की ट्रिक बताता हूँ। करके 3-4 रो में याद कर लो तो सही रहेगा। फर्स्ट रो ये हो गई, तीसरी, एसिड हेलाइड, एसिड डेरिवेटिव, और आगे देखो 4 रो में मैंने लिख दिया है माइनस आई ग्रुप है, वैसे याद करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो सिंपल ट्रिक से याद कर लो। मैं ट्रिक्स ब्लू पेन से लिखता हूँ, ठीक है ना। ना फरहान, ना ऋतिक, मैं एच नहीं लिख रहा हूँ, शाहरुख, ऋतिक में एच हटा देना ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एच करोगे तो NH3 ना लिख देना। पहली लाइन कैसे याद करनी है, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, SR2+, ना हिमेश, ठीक है। फिर CF3 को कैसे, साफ, C AA F, C FF ऐसे याद कर लो, साफ तो याद रहेगा, F3 है, साफ साफ इसे याद कर लो, साफ साफ कहता हूँ। यहाँ पूछेगा कैसे यार ट्रिक। नोट 2 दे दो, वरना जहर साइनाइड होता है, ठीक है।
बोरे SA सैक में भर दूंगा और एसिड डालूंगा। बड़ी गुंडागर्दी वाली ट्रिक है पर याद करने के लिए सही है। क्यों कल ईस्टर है। C डबल बॉन्ड और का भी मैंने बताया था, ऐसे एसिड का डेरिवेटिव है ये। क्यों कल एसिड एनाइड, क्यों कल ईस्टर है। फोन कॉल बारात आई ओ और नहीं फिर से। ये ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश। साफ साफ CF3 कहता हूँ, नोट 2 दे दो वरना जहर खिला के बोरे में भर के। सैक ऐसे CD ऐसे कैसे सैक रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एसिड डाल दूंगा, एसिड डाल दूंगा। जिससे लिखते ना बने बोल रहा हूँ, खुद से लिख लेना। क्यों कल, कोई पूछ रहा है क्यों कल ईस्टर है। ईस्टर एक फेस्टिवल होता है ना क्रिश्चियंस का, याद होगा। क्यों कल ईस्टर है, फिर फोन कॉल बारात आई ओ और नहीं फिर से। ये सब किस ऑर्डर में है, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब ऊपर वाले ग्रुप को अपन को प्रेफरेंस देनी है। मैं थोड़ा वो हो जाएगा इसलिए नहीं दिख रहा हूँ, समझ के ना। सब किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सब ग्रुप। ये रेस कर रहा हूँ मैं, क्लास कंटिन्यू है। लिख लो जल्दी से। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसका भी रेस करूंगा, अपने से लिख लेना जिसको नहीं समझ में आ रहा हो मैंने क्या लिखा। तो ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश, है ना। ये हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन कैसे याद करनी है, साफ साफ कहता हूँ, नोट 2 दे दो वरना जहर खिला के बोरे में भर के। बोरा SAK सैक, बोरे को सैक बोलते हैं ना इंग्लिश में। एस से क्या है, SO3 सल्फोनिक एसिड, A से एल्डिहाइड, K से कीटोन। बोरे में भरकर एसिड डाल दूंगा, ऐसे कर। बोरे में भरकर, यार कैसे भी याद कर लो, याद करने की बात है। एसिड डाल दूंगा। क्यों कल ईस्टर है, फोन कॉल बारात आई ओ और नहीं फिर से। डन। इरेज कर रहा हूं मैं। ये -I ग्रुप सबको अपने पेज में लिख लो और दिमाग में याद करना। जो भी क्वेश्चन है ना, ये बस तुमको ये ग्रुप से याद करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे दिमाग में ही आ जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में जाएगा। अच्छा, पहली लाइन ये थी, ना ऋतिक ना शाहरुख की वाली लाइन थी। हाँ, फिर फोन कॉल बारात आई साथ में था, फिर ओ और नहीं फिर से था, ऐसा करके। तो ये ट्रिक्स एक दो बार पढ़ोगे ना, जैसे फनी वे पे लिखा हुआ है, एक दो बार पढ़ोगे हंसी आएगी, पर वाकई में बिलीव मी याद हो जाएगा। अपने को याद करने से मतलब है, कैसे भी ट्रिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये बहुत सही ट्रिक हो गई तुम लोग के लिए। कल तक में 2-3 बार रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएगी। मैं +I को ही बता देता हूँ कुछ कुछ। +I की कोई ट्रिक नहीं होती ना, उसमें कुछ याद करना होता है। +I सिंपल होता है। +I में एक लाइन बस याद रखना। है ना, एक ग्रुप ये याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर का, है ना। ये ऐसा ग्रुप में बना दो। +I इफेक्ट का है। +I कौन है, -I वो है जो इलेक्ट्रॉन देंगे, +I वो है जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तुरंत दिमाग में आना चाहिए। +I इफेक्ट क्या रहता है ना, वेट पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ट्रिटेरियम, ड्यूटेरियम और सिंपल हाइड्रोजन। सबसे भारी क्या होता है, सबसे भारी ट्रिटेरियम होता है। तो वेट इसका ज्यादा, इसलिए ट्रिटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम पे, ट्रिटेरियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन पे सबसे ज्यादा +I कौन शो करेगा, ये शो करेगा आइसोटोप में। ये कौन से हैं आइसोटोप, आइसोटोप में जिसका वेट ज्यादा, वो ज्यादा +I शो करेगा।
ऐसा लिख लो, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल, ये 2 केस। तीसरा प्लस आई का वेट में आता है ना, वेट बढ़ने से प्लस आई घटता है, बढ़ता है। CH3 C2H6 C3 2 2 4 3 3 6 7 8। ऐसे 4 नंबर के कार्बन हो गए। वेट बढ़ रहा है मतलब प्लस आई यहाँ पे बढ़ रहा है, ये ध्यान देखना। और चौथा नंबर, इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट, तो ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 ही 4 कार्बन है, सब ब्यूटेन के डेरिवेटिव्स हैं, तो ब्रांचिंग बढ़ रही है तो प्लस आई भी बढ़ेगा। मतलब एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस प्लस आई इंक्रीजेस विथ ब्रांचिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन पे। ये हो गया तुम्हारे प्लस आई माइनस आई। कोई डाउट? एप्लीकेशन देखेंगे, कल देखें, जल्दी से बताओ। एप्लीकेशन देख लेते हैं लगातार ना, 5-10 मिनट रुक लोगे ना, एप्लीकेशन देख लेते जिसमें याद रहेगा, नहीं तो कल वापस से रिपीट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पढ़ा दूं, इसकी 10 मिनट लगेगा। यस नो करो जल्दी से। कोई है कि चले गया तो? है तो बच्चे, चलो पढ़ाते हैं फिर, है ना। आ जाओ एप्लीकेशन। अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। मेन केमिस्ट्री में क्या है, नीट में क्या जरूरी है, एप्लीकेशन आना चाहिए। पहली एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। पहली, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसको सब समझ में आ गया, कौन सपोर्ट करेगा कौन नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन मतलब समझाता हूँ। देखो, कोई भी अगर एसिड है, जब वो सॉल्यूशन में ब्रेक होगा, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस आर को अभी अपन कोई ग्रुप बना लेते हैं, जी लिख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऐड करना है, ठीक है। देखो, गुड एसिड की पहचान ये होती है, जिस एसिड का सॉल्यूशन में स्टेबल कटायन एनायन बनता है वो उतना अच्छा एसिड होता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि, चले यहाँ पे जी से तुम लोग कंफ्यूज हो गए, इसको क्या करते हैं, CH3 कर देते हैं, एल्काइल ग्रुप कर देते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ये गुड एसिड है, तो गुड एसिड की पहचान क्या है, वो सॉल्यूशन में स्टेबल कटायन बनाएगा, जिसका कटायन जितना स्टेबल सॉल्यूशन में वो उतना अच्छा एसिड। अब स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, दिमाग लगाओ। कोई भी एलिमेंट पता है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, मतलब लोवेस्ट चार्ज उसके पास होंगे, जितना लाइट वो फील करेगा उतना स्टेबल रहेगा। अब मेरे को चाहिए कि ये कैटायन जो बना है का एसिड का कैटायन जो, सॉरी यार, स्टेबल एनायन है, जितना स्टेबल एनायन उतना अच्छा एसिड। तो यहाँ पे ऐसा ग्रुप में ऐड करूं जो इसके चार्ज को कम कर सके। चार्ज जितना बताया ना, एनर्जी और चार्ज जितना कम होगा एलिमेंट के पास उतना वो स्टेबल फील करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप ऐड कर दूं जो इसका चार्ज खींच सके, जिससे स्टेबल एनायन बने और एसिड उतना अच्छा रहे। कॉन्सेप्ट समझना, फिर तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो मैंने बताया था माइनस आई ग्रुप्स, माइनस आई ग्रुप जो होते हैं, माइनस आई ग्रुप्स क्या करते हैं, माइनस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा।
इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो वो उसका चार्ज कम होगा। निगेटिव है, चार्ज ज्यादा, उसको कम चार्ज चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। पॉजिटिव है, उसका चार्ज कम है, उसको थोड़ा और चार्ज चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो इसके पास चार्ज ज्यादा है, इसको अपना चार्ज कम करना है स्टेबल आयन होने के लिए। तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चार्ज देता है, अभी अपन ने पढ़ा था। तो ये अब काम की बात जो सब कोई पढ़ते हैं, ये हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा, है ना। कि प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ सपोर्ट करता है, कि माइनस आई करता है। सिंपल प्लस आई करेगा, क्यों? क्योंकि एसिड सॉल्यूशन में एनायन बनाता है, और उसका एनायन जब भी स्टेबल होगा जब उसको वो अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होगा, लोवेस्ट चार्ज में होगा। तो उसका चार्ज जो कम करेगा वही एसिडिक करेक्टर बढ़ाएगा। कम कौन करेगा? माइनस आई। क्यों कम करेगा? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो माइनस आई जितना ज्यादा एसिडिक करेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, और माइनस, समझ में आ गया ना सबको? ये देख लिया रही तुम लोग ने? फोन मेरे स्क्रीन हट गई थी, ध्यान नहीं दिया। ये हो गया ना सबका, कि वापस से समझाऊं? ये वाला आ गया समझ में, डीएनपी रूल? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्या मेरी लैपटॉप ऑफ है तो स्क्रीन इसमें आ नहीं रही है। तो अगर कुछ ना दिखे ना तो तुम लोग बता देना मेरे को, या मेरे को वापस से जाके देखना पड़ता है फोन पे। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। बोर हो जाना तो बता देना, मैं फिर कल कर लेंगे। वैसे आसान है इसीलिए करा रहा हूँ, टफ की तो कोई बात ही नहीं। सॉल्व करो जल्दी। ए और बी में बताओ क्या ज्यादा है, दिमाग लगाओ। डीएनपी रूल से तुरंत सॉल्व होगा। डीएनपी रूल से सॉल्व होना है इसको। डीएनपी रूल, ये क्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है एक कार्बन पे, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है। डीएनपी रूल, डी देखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस से सॉल्व हो रहा है, सब सेम डिस्टेंस पे है। 1 2 3 4 पे ही पड़ रहा है, 4 पे भी पड़ रहा है। डिस्टेंस से सॉल्व नहीं हो सकता, नंबर से सॉल्व हो रहा है, हो रहा है। पावर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, पावर में जाऊंगा ही नहीं। डिस्टेंस से सॉल्व नहीं हो रहा, नंबर से हो जा रहा है, पावर में जाने की जरूरत ही नहीं है। इधर दो कार क्लोरीन है, इधर सिंगल क्लोरीन है, तो किसका ज्यादा? बी इज ग्रेटर देन ए, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, ये लिखते जाना। चलो 10 मिनट में अपन इसको खत्म करते हैं। अब मैं क्वेश्चन तुम लोग को लास्ट में होमवर्क दे दूंगा, वो फिर कल अपन देखेंगे। सबसे पहले अभी एक चीज समझ लो, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, पी के ए इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग के ए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और पी एच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच प्लस। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्या होता है, घुमा के कभी कभी दे देता है। डीएनपी रूल से सब सॉल्व होंगे। अगर बोल दिया मैं किसी क्वेश्चंस में कि एस पी के ए वैल्यू बताओ किसकी ज्यादा है, पी के ए वैल्यू का ऑर्डर लगाओ। किसी में बोल देगा पीएच का ऑर्डर लगाओ, तो करना क्या है? माइनस लॉग एच प्लस के ए वैल्यू जो रहती है, पहला पॉइंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिडिक करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, और H प्लस जितने रिलीज होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होता है। 2 पॉइंट दिमाग में रखो, सॉल्व कर दो। क्वेश्चन बोल रहा है पीएच निकालो, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीएच वैल्यू कम, है ना। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, के ज्यादा, उसका पी के वैल्यू कम। क्यों कम? अब इतना तो सबको पता है, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है तो ये अपोजिट में होगा। के किसको सपोर्ट कर रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ को, डिसोसिएशन कांस्टेंट एच प्लस जितने ज्यादा रिलीज होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो रिवर्स में है पीएच, तो पीएच उसका उतना कम होगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कभी कभी नहीं बोलता ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो, कि के है ना बेसिक स्ट्रेंथ बता दो, कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है, पीएच के रूप में ही पूछ सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना। अब मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। ये एक वो बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट अभी खत्म कर दें कि कल करना है, क्योंकि 10 15 मिनट बस लगेगा, 10 मिनट मुश्किल से।
कोई बताएगा मेरे को कि खत्म करें कि नहीं यार? चलो, तुम लोग पढ़ रहे हो, जब मना कर देना जब क्लास खत्म करनी हो, मैं पढ़ाता जाता हूँ, ठीक है? मेरे को है कि इंडक्टिव से खत्म कर दें। तो अब मैं तुमको 4-5 क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, इसको जो है कल सॉल्व करना है, इसके आंसर फिर अपन डिस्कस करेंगे बाद में। कल डिस्कस करेंगे इसके आंसर, ठीक है? मैं क्वेश्चंस लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ। सब एसिडिक स्ट्रेंथ का तुमको ऑर्डर फाइंड करना है। 4-5 क्वेश्चन लिखता हूँ, ये तुम कल मेरे को बताओगे सॉल्व करके, ठीक है? कल इसके आंसर डिस्कस करेंगे। तो अभी तुम लोग घर जाके इसको सॉल्व करना। अच्छे क्वेश्चन है ये सब, मैंने निकाले हैं। सब लिख लो जल्दी जल्दी कॉपी में, जिसमें अपन आगे बेसिक स्ट्रेंथ इसके बाद पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन सब डीएनपी रूल से सॉल्व होगा, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है तुम लोग को, बस दिमाग लगाओ सॉल्व करो। माइनस आई ग्रुप की जो ट्रिक बताई है उससे याद कर लेना। सबके ऑर्डर चाहिए मेरे को कल, इसी ऑर्डर में लिखे, ABCD हैं सब। अच्छा, जल्दी से 2 मिनट में इसको लिखो। ये 4 क्वेश्चन मेरे को कल करके देना है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल के। और भी अच्छे क्वेश्चन है, फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, और भी लिख लो, फिर कल मैं इसके आंसर बता दूंगा। सब हेक्सेन है। अब देखो, ये सब क्वेश्चन के कितने वैरायटी हो सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना। ये क्वेश्चन और है, बाकी कल कर लेंगे क्या है। इन सब में पता है किस किस वैरायटीज पूछ सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। ये 1 2 3 4 5 है। पहला तो बोलेगा कि फाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर लगाओ, पहला हो गया। दूसरा बोलेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर लगाओ। तीसरा बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, नहीं ये तो बोलेगा पीएच के ऑर्डर लगाओ, या बोलेगा पी के ए वैल्यू के ऑर्डर लगाओ, या बोल सकता है कि H+ किसका ज्यादा होगा वो लगाओ। सब आंसर सेम ही है, सब क्वेश्चन सेम है। बस तुमको डायरेक्ट कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वो याद रखना है। एसिडिक करेक्टर KH और H+ सेम वैल्यू, मतलब सबके एसिडिक करेक्टर फाइंड कर लो तो आ जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले एसिडिक करेक्टर सॉल्व करके बैठ जाओ, फिर याद करो कि एसिडिक करेक्टर H+ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। H+ वाला क्वेश्चन है तो सेम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो एसिडिक करेक्टर के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही H+ का ऑर्डर होगा, वही डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का ऑर्डर होगा, है ना? अगर पीएच की वैल्यू पूछता है और pKa की वैल्यू पूछता है, पीपी करके ऐसे याद रखना, पी से पीएच भी है, पीके भी है, वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक करेक्टर की। तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लगा दो, उसका उल्टा कर दो। ये सब क्वेश्चन पूछने के इतने तरीके हो सकते हैं, इन सब का एसिडिक करेक्टर का निकाल के लाना तुम लोग। जल्दी से अपन डिसोसिएशन
तो बेसिक स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं, माइनस आई खत्म करते हैं। हाइपर कंजुगेशन तक सोचे थे पर हो गया कोई नेगेटिव इफेक्ट मिला। जल्दी से बेसिक स्ट्रेंथ है ना, सेकंड बेसिक स्ट्रेंथ हेलो सर। ये सब। हाँ सर आप कल करा दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक स्ट्रेंथ से कल चालू करते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के जो क्वेश्चन दिए थे वो कल आना। तो बेसिक स्ट्रेंथ से कल चालू करते हैं, और आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर वो फर्स्ट क्लास में रहेगा। पहले वो कर लेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, ठीक है। तो हो गया, खत्म करते हैं क्लास फिर। इधर तक समझ में आया है ना सबको, ये बता दो बस। एसिडिक स्ट्रेंथ तक के ऑर्डर लगा लोगे ना। ठीक है, हो गया ना फिर। इंशाल्लाह। क्लास एंड, ठीक है क्लास एंड करते हैं, बाकी कल डिस्कस करते हैं, ठीक है।